हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ आहार चिकित्सा के उद्देश्य कर लिया था। अब आगे हम चलते हैं पोषण देखभाल इस टॉपिक पे कि पोषण देखभाल में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। बच्चों, इससे पहले आप एक बात और नोट करो, मैंने आपके साथ कुछ नोट शेयर किए हैं जिसमें ये जो चीज़ें मैं आपको NCERT से पढ़ा रही हूँ पॉइंटर्स, वो नहीं है। ठीक है, तो आपको नोट्स तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में इस पर भी ध्यान देना है। ये नोट्स में नहीं है और ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि ये बुक में बहुत अच्छी लैंग्वेज में था, आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, इसलिए, और नोट्स में मैंने आपको पॉइंटर्स में दिया है। चलते आगे। पोषण देखभाल में बहुत सारी गतिविधियां आती हैं। ठीक है, और एक व्यवस्थित रूप से, मतलब पहले ये करना चाहिए, फिर ये। फर्स्ट है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। देखिए, किसी भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को पोषण के बारे में सलाह देने से पहले ये मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि उसकी पोषण की स्थिति कैसी है, उसमें न्यूट्रिशंस, विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा कैसी है, उसे पिछले कोई बीमारी, उसका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग पहले मूल्यांकन करना चाहिए, जांचना चाहिए, देखना चाहिए। फिर है दूसरा स्टेप, पोषण की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान करना चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है पोषण संबंधी, उसका इलाज करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया है, तो उसको सबसे पहले वो क्या करेंगे, आयरन रिच डाइट देंगे। आगे है पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और वरीयता तय करना। किसी व्यक्ति की जो भी पोषण की ज़रूरतें हैं, उसके शरीर में जो कमी है पोषक तत्वों की, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या उसे करना है, पोषण से संबंधित क्या क्या करने को उन्होंने लिखा है, हस्तक्षेप, जो भी उसे इंटरफेयर करना है। ठीक है, उसको प्लान बनाना पड़ेगा और तय भी करना पड़ेगा, वरीयता देनी पड़ेगी कि पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, अब उसने पोषण देखभाल के 3 स्टेप कर दिए। चौथा स्टेप है पोषण देखभाल के परिणामों का, कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, उसका भी जांचना, उसको भी मूल्यांकन करना। और अगर उसे लग रहा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं तो परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर ज़रूरत लगती है तो परिवर्तन भी करने चाहिए। पोषण देखभाल की जो प्रक्रिया है वो किसी भी व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, एक ग्रुप के लिए भी हो सकती है। बेटा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या का बहुत बड़ा तबका, जैसे बच्चे हैं, वो अल्प पोषण से ग्रसित हैं। शहरों में जो बच्चे हैं अत्यधिक पोषण से ग्रसित हैं। तो ठीक है, तो ये जो पोषण देखभाल का ये सब जो हम बनाते हैं प्लान, ये जो योजना बनाते हैं, ये बच्चे के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए भी लागू हो सकती है और एक ग्रुप के लिए भी लागू हो सकती है। और ये जो लोग होते हैं, ये ग्रुप जो होता है, समूह, ये किसी भी ये जो स्थितियाँ हो सकती हैं, जो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जो ग्रुप हो सकता है ना, ये किसी भी, ये जो फिटनेस सेंटर होते हैं ना, ये देखो, स्वस्थता निरोग केंद्र कार्यक्रम के ग्राहक हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। फिटनेस सेंटर्स के नाम पता है आपको? VLCC है, बॉडी केयर है, जिम्स हैं। ठीक है, ये गर्भवती महिलाएं भी हो सकती हैं, ये वृद्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, जो निजी चिकित्सक होते हैं, जो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला होता है उनका, ठीक है, उनके यहाँ आने वाले भी कस्टमर्स हो सकते हैं, या क्लाइंट्स बोलते हैं हम लोग, क्लाइंट्स हो सकते हैं। वो किसी भी हॉस्पिटल के मरीज हो सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल नगर परिषद का हो, MCD का हो, गवर्नमेंट हो, चैरिटेबल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। नेक्स्ट टॉपिक है, सब पॉइंट्स में याद करना है, डॉक्टरी पोषण, क्लिनिकल न्यूट्रिशन।
और आहार की को इंग्लिश में कहते हैं डाइटेटिक्स, जिसमें हम डाइट प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, का अध्ययन व्यवसायों के निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। ये सब पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति किस चीज़ के सक्षम हो जाता है? जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों की पोषण आवश्यकताओं के लिए सही तरीके से आहार की योजना बनाने लायक हो जाता है। सभी की एक लाइफ साइकिल है। प्रेगनेंसी सबसे पहली है, गर्भावस्था, फिर कौन सी आती है? शिशु अवस्था, नवजात अवस्था आती है। शिशु से पहले 1 महीने तक नवजात अवस्था रहती है, शिशु अवस्था रहती है, बाल्य अवस्था रहती है। बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटते हैं, किशोरा अवस्था है, प्रौढ़ा अवस्था है, वृद्धा अवस्था है। तो ये जीवन चक्र के विभिन्न स्तर हो गए। इसमें भी पोषण की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो सही तरीके से एक प्लान बनाना आना चाहिए। इसके सक्षम बन जाते हैं डॉक्टरी पोषण और आहारिकी का अध्ययन करके। बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जाति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान रखते हुए आहारों में परिवर्तन करना। किसी व्यक्ति के लिए जब कोई भी डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, या जो चिकित्सक निदानिक पोषक आहार विशेषज्ञ होती है, निदानिक पोषण आहार विशेषज्ञ, अगर उसके डाइट में, उसके आहार में कोई भी परिवर्तन करती है तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देगी। कौन कौन सी? भौतिक दशा, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, रोजगार, धर्म, जाति की, मतलब क्या खाते हैं, किस फूड की प्रेफरेंस है, वेज, नॉन वेज। महंगे फूड प्रोडक्ट्स से आपको रोजगार से समझ आ जाएगा कि अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। भौतिक दशा मतलब फिज़िकल स्टेट कैसी है कि वो बना सकता है या नहीं, उसके पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो उसका इलाज चल रहा है उससे संबंधित नियम भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। खिलाड़ियों के लिए या जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, पनडुब्बियाँ जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किसी को पता है? जो सबमरीन्स में काम करते हैं, ठीक है, रक्षा सेवाओं में फौजी लोग, उद्योगों में, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, मज़दूरों के लिए भी आहार की योजना बनाना। इन सभी लोगों को विशेष प्रकार के आहार चाहिए। जैसे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, सेम फॉर मज़दूरों के लिए, तो इनका जो आहार होगा उसमें कैलोरीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी। अंतरिक्ष में जो जाने वाले हैं, स्पेस फूड भी बोलते हैं, जो सबमरीन्स जो समुद्रों में गोताखार जाते हैं रिसर्च के लिए, उनके लिए भी ऐसे फूड जो वो रेडी टू सर्व हो, बहुत जल्दी बना लें, ठीक है, पैक्ड अवस्था में लेके जाएं और वो इजी टू ईट हो, रेडी टू ईट हो। जैसे एग्जाम्पल है कप्पा नूडल्स। आगे चलते हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक परिवेशों के मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। कि अस्पताल में जो रोगी हैं उनके अलावा जो बाहरी रोगी हैं, जो संस्थानिक परिवेशों में, मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि विभिन्न इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में, जैसे कि जो अपने अपने ऑफिसेस चलाते हैं, कॉरपोरेट्स की बात करते हैं, उनकी भी देखभाल के लिए भी उनको आहार प्लान करना आना चाहिए। उन संस्थानों के एग्जाम्पल दे दिए आपको। वृद्धाश्रम, स्कूलों में मिड डे मील का प्लान भी डाइटिशियन ही बनाती है। अनाथालय, दीर्घकालिक बीमारियों के लिए भी आहार प्लान करना आना चाहिए, उसे सुधारने में कि उसमें कैसे क्वालिटी आए, वो कैसे उनको हेल्प करे मरीजों को। मधुमेह, हृदय रोगियों की जो मुश्किलें हैं वो इजी हो जाएं, उनके लिए भी आहार योजना बनाना आना चाहिए। समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में बेहतर रोगी देखभाल प्रबंधन के रूप में समग्र देखभाल सेवाओं की बेहतर क्षमता को बढ़ावा देना और बेहतर जीवन स्वास्थ्य लाभ में योगदान देना।
समुदाय होता है पब्लिक कम्युनिटी में, हमारे आसपास के लोगों में अगर किसी प्रकार का, जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं आजकल का, कि बहुत ज़्यादा ये जो फैल रहा है कोविड-19 जो रोग फैल रहा है, संक्रामक रोग, तो इसमें डाइटिशियंस सबसे ज़्यादा आगे फ्रंट पे आ रही है, सलाह दे रही हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। ठीक है, तो उसके लिए भी आहार को ऑप्शंस बताना, फूड ऑप्शंस बताना। ठीक है, समुदाय में भी बेहतर स्वास्थ्य सलाह देना, और अगर जब वो संस्थानों में, संस्थान मतलब विभिन्न हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वृद्धाश्रम हो गया, अनाथालय हो गया, इसमें भी अगर वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से देती हैं तो उससे क्या होगा कि जो ये जो सेवाएं हैं इनकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी, लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा। ठीक है, ये बॉक्स में पढ़ेंगे हम। रोगी की पोषण स्थिति जो है, पोषण आवश्यकता संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। पोषण मूल्यांकन को इंग्लिश में न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सकीय इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले जो आहार विशेषज्ञ है वो उस व्यक्ति के हेल्थ की, उसकी डाइट की कि वो क्या खाता है, उसके आहार की, उसकी पर्सनल जो हिस्ट्री है, उसकी डाइट, मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फ़ाइल चेक करेगी, उसके बारे में जानेगी। पर्सनल हिस्ट्री में बेटा कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, फूड एलर्जी तो नहीं है किसी से चीज़ से, ये सब बातें, एज क्या है, ठीक है, मानव और उसकी हाइट वेट क्या है, मानव मितीय माप, ये हाइट वेट वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इंग्लिश में कहते हैं, और इसके अंदर व्यक्ति की हाइट और वेट नापी जाती है। इससे ये पता चल जाता है डाइटिशियन को कि उसका वज़न ज़्यादा कम तो नहीं है। आगे है प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी को उपरोक्त तथा डॉक्टरी निदान से संबंध करना। तो उसके पास जो भी इलाज है या जो भी इलाज चल रहा है, ठीक है,
तो जो भी इलाज चल रहा है, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को आपस में संबंध बिठा के देखना। प्रयोगशाला से मतलब है कि जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं। भौतिक मापों से मतलब है जो उसका हाइट वेट लिया गया, इन के आपस में संबंध बिठाना, ठीक है, उससे अपनी जानकारी को और बढ़ाना। फिर है लास्ट पॉइंट, प्रमुख पोषणहीनता और भावीहीनताओं के जोखिम को पता लगाने के लिए उपरोक्त सभी इसका मतलब ये हो गया कि अब इन सब चीज़ों को करने से उसे ये पता चल जाएगा कि प्रमुख पोषणहीनता की जो सबसे मेन उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पोषक तत्वों की कमी है, वो पता चल जाएगा। और दूसरी ये बात भी पता चल जाएगी भावीहीनताओं, यानी कि फ्यूचर में थोड़े समय बाद और क्या क्या कमी हो सकती है, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, उस जोखिम को पता लगाना, रिस्क को पता लगाना। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक, ठीक है, वो ही व्यक्ति की, यानी कि रोगी की, मरीज की चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार होता है। उसमें पोषण भी सम्मिलित होता है। जो डॉक्टर है बीमारी के रिकॉर्ड सारा लिखता है, मेडिसिन्स लिखता है फाइल में रोगी की, तो उसको पूरा राइट है कि वो पोषण की सलाह भी लिखे, लेकिन इसके लिए वो समटाइम्स डाइटिशियन का सपोर्ट लेता है, ठीक है, और डाइटिशियन को रिकमेंड कर देता है। ओवरऑल जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है, लेकिन वो रिकमेंडेशन लिखता है कि डाइटिशियन से सलाह लें, उससे उसको हेल्प हो जाती है। तो डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में डाइटिशियन जो है पैरामेडिकल मतलब एक हेल्पर के रूप में भी रहती हैं, मेन हेल्पर के रूप में। आगे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है आहार विशेषज्ञ की जो मूलभूत जिम्मेदारी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है, वो ये है कि रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करें, मतलब जांचें कैसी है। इसके लिए मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं, बुक में ही बताए हैं। पोषण आवश्यकताओं का विश्लेषण करें, छानबीन करें कि उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। पहले जांचें, ठीक है, कि कैसी पोषण स्थिति है, अभी क्या पोषक तत्वों की उसके अंदर कमी है, क्या ज़रूरत है। उसके बाद पोषण आवश्यकताएं जो उसने निकाली हैं उनको देखते हुए ये सुनिश्चित करें कि रोगी को क्या आहार देना चाहिए और देना चाहिए और दें, ठीक है, ताकि उसको पर्याप्त पोषण मिल सके। ये अस्पताल के अंदर जो रोगी होते हैं उनके लिए भी हो सकता है और जो ओपीडी में होते हैं उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्यक्ति में अच्छे पोषण को बनाए रखने के लिए दोनों प्रकार की आहार योजना बनाई जाती है। सामान्य मतलब जो सामान्य व्यक्ति के लिए होती हैं, और डॉक्टरी मतलब जो अगर व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी को देखते हुए। लेकिन यह डॉक्टरी पोषण चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ ही बनाता है, और इसमें वो किन किन बातों का ध्यान रखता है उनको आप पॉइंटर्स में लिखेंगे। भोजन को ग्रहण करने की आवृत्ति, की कितनी बार एक मरीज खाना खाता है पूरा दिन में, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। बीमारी का निदान, कि कैसे कैसे उसका इलाज हुआ है और डॉक्टर द्वारा क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं, नुस्खा, क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं वो भी। स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, भौतिक दशा खाने वाली कैसी, कि मुंह से खा पा रहा है या नहीं, चबा के खा रहा है, निगल के खा रहा है, या जूस पी रहा है, या कोई पाइप लगा हुआ है। भूख का एहसास, कितनी भूख लगती है। शारीरिक गतिविधि, कितना फिजिकली एक्टिव है, लाइफस्टाइल कैसा है। आहारीय और दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं, सांस्कृतिक और जातीय प्रथा, धार्मिक विश्वास, ये सब देखना पड़ता है क्योंकि अलग अलग धर्म के लोगों को कुछ कुछ फूड से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक टॉपिक आज की डेट में कवर हो गया बेटे।